अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर। यकीन नहीं आ रहा कि आपके साथ कॉल पे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने का मुझे टाइम दिया। तो सर कुछ इश्यूज थे जो एक्चुअली मैं आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अभी तक अनआंसरेबल हैं। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपनी क्वेश्चन करूँ आपसे। बिल्कुल, आप क्वेश्चंस पूछ लें। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर और कंप्लीट आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच सर। रियली आपकी जो होती हैं, एक तो आप एक्स्ट्रा वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते। एक होता है ना वो लंबी चौड़ी बातें और फजूल, मतलब वेरी टू द पॉइंट होती है और बहुत कंप्रेहेंसिव होती है। मतलब मैं जब से सर्चिंग शुरू की है ना, यकीन करें मुझे आपसे ज्यादा अच्छी वीडियोस किसी की मुझे मतलब नहीं मिली। वो इधर उधर की लले तलले बहुत होते हैं। माशाल्लाह वेरी टू द पॉइंट आपके वो जो होती हैं वो बातें होती हैं। यू आर वेलकम, यू आर अच्छा वेलकम। सर। अच्छा सर, पहली बात ये है कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम लाइक 50 के जो स्मॉल प्रोविंसेस हैं 51, उनमें हम 50 के की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेटर ऑन हमें रीलोकेट होना पड़ता है किसी और प्रोविंस में, लाइक बिग इस्तांबुल या अंकरा में, जॉब के लिए या काम के लिए। तो क्या ये ऑफिशियली अलाउ है, मूव हो सकते हैं, या लाजमी उसी प्रोविंस में हमने रहना है जिस प्रोविंस में हम प्रॉपर्टी लेंगे? अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें से दो आंसर निकलते हैं। एक ये कि अगर आप किसी भी स्मॉल प्रोविंस में जो 50 के की आप प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर आप रेजिडेंस परमिट आपने ले लिया। रेजिडेंस परमिट के ऊपर आप जॉब सर्चिंग कर सकते हैं। यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप किसी भी सिटी में जाके जॉब सर्च करें। वंस आपको उस सिटी में जॉब मिल जाती है और उस जॉब पे वो आपको वर्क परमिट ऑफर कर रहे हैं, तो आप रिलोकेट हो सकते हैं। देयर विल बी नो इशू। ठीक है। मतलब अगर वो मुझे जॉब ऑफर करते हैं तो इट्स मींस कि ये प्रपोजल है रीलोकेट होने का, वर्क परमिट है, वो कोई ऐसा नहीं है जी कि उसके लिए सेपरेट परमिशन चाहिए, कुछ चाहिए। नहीं, जिस भी आपको वर्क डिस्ट्रिक्ट से परमिट, जॉब की ऑफर है, अगर अगर रीलोकेट। वो आपको वर्क परमिट इशू कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्क परमिट इशू नहीं कर रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, वर्क परमिट इशू के बगैर भी जॉब मिल सकती है? मतलब मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। वर्क परमिट के बगैर जॉब मिल जाती है, लेकिन आपके पास लीगल राइट्स नहीं होते जॉब करने के। तो आप जो भी गवर्नमेंट की डिफाइंड वेज होती है उससे आप कम में जॉब कर रहे होते हैं। और फिर आपको सिक्योरिटी भी किसी किस्म की नहीं होती ना, अनसर्टेनिटी होती है उस जॉब की। अच्छा, ये शराज भी जरा मुझे, एक तो ये बंदा इलीगल जाता है वो तो ठीक है, बगैर वर्क परमिट की जॉब कर रहा होता है, ज़ाहिर है वो इलीगल है। लीगल बंदा कैसे विदाउट वर्क परमिट की जॉब कर सकता है? मतलब लीगल बंदा है तो वो तो जॉब मिलने की उसे वर्क परमिट के थ्रू ही मिलनी चाहिए जॉब। या ऐसा सिनेरियो होता है कि लीगल बंदे भी विदाउट वर्क परमिट काम कर रहे होते हैं? देखें, जब आप वर्क परमिट के लिए जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट का डिफाइंड मिनिमम जो वेज होता है उसके ऊपर आपको पे मिलनी चाहिए मंथली। दूसरा ये ठीक है। कि सिक्योरिटी, आपका इंश्योरेंस उनको पे करना पड़ेगा। तीसरा ये कि किसी भी फॉरेनर को रखने के लिए उसको आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी कि यू आर मोर कॉम्पिटेंट कंपैरेटिवली जो दूसरे उसको अवेलेबल हैं। अब ये ठीक है। सारी चीजें जो दुनिया में हर जगह होती हैं कि अगर आपकी कोई डिमांड लोकल रिसोर्स से पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप किसी इंटरनेशनल रिसोर्स की तरफ जा सकते हैं। उसमें फिर ये लायबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर कि उनके पास मिनिमम 5 टर्किश होने चाहिए, तो आप उस पर एक फॉरेनर रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो टिल हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है तो हम फॉरनर ही कंसीडर होंगे, बेशक हमारे पास रेजिडेंस परमिट हो, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है सर, वेरी क्लियर, ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि जस्ट रफली एक आइडिया लेना है। मतलब मैं यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो, उस पे मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और मैंने बीएस ऑनर्स के कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा कई सर्टिफिकेशन है, सीसीएनए, एमसीएसई वगैरह, एलटी वगैरह, काफी ज्यादा। तो मतलब इस लेवल की प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए जॉब कर रहा हूँ, तो इस लेवल की वहाँ पे जॉब मिल जाती है। एक तो मतलब स्किल्स तो आपको मैंने बता ही दी जो मेरी स्किल्स हैं, और एक्सपीरियंस भी मेरा ऑलमोस्ट 14 ईयर एक्सपीरियंस है इस जॉब में। तो ऐसी जॉब्स फॉरेनर्स के लिए इजिली मिल जाती हैं या नहीं मिल सकती? क्या सैलरी रेंज क्या होती है इस जॉब की तकरीबन वहाँ पे? ये आपने जो मुझे स्किल सेट बताया है,
ये जी। नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नहीं, ये इट्स टेलीकॉम से रिलेटेड है। टेलीकॉम से, अच्छा टेलीकॉम हो गई और नेटवर्क और सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जितनी जॉब्स होती है ना, आप खुद जॉब कर रहे हैं, आपको आइडिया जी जी, होगा, ये बहुत कम ओपनिंग्स होती हैं इन जॉब्स की, सही कह रहे हैं आप, ऐसा तो है। लिमिटेड जॉब्स होती हैं ये। मतलब लाइक जैसे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब मींस के 100 आउट ऑफ 95 तो कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। लेकिन सही है। जो टेलीकॉम में और नेटवर्क और सिक्योरिटी के अंदर होते हैं ना, 100 आउट ऑफ 10 भी कहीं पे एडजस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए। अब सही है। इसमें मसला ये है कि जो टर्किश लोकल यहाँ पे सिस्टम है, उसमें आपका एक तो लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा ये कि जो ठीक है। आपका डोमेन है ना, ये हम्म। बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप है इसका पूरी दुनिया में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और सही कह रहे हैं, ये बात मोस्टली तो है। इस इन इन दो तीन डोमेन्स के अंदर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क हो गया, और आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री, मोस्टली इनमें जॉब्स रेफरेंसेस पे लगती हैं। सही है। तो ठीक ऑनलाइन है। जॉब्स के पोर्टल, मैंने कुछ अपने जॉब से रिलेटेड वीडियोस जो बनाई थी उनमें मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप वो वीडियोस देख लें और उनमें जो मेंशन यूआरएल्स हैं उनके ऊपर जॉब सर्चिंग करें। अगर आपको कोई इंटरनेशनल फर्म के अंदर जॉब मिल जाती है नेटवर्क में, सिक्योरिटी में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होगा रादर देन इट्स के आप यहाँ आके जॉब सर्च करें, क्योंकि आपका टाइम भी लगेगा। प्लस ये कि अगर आपने यहाँ लोकल मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना है तो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन टर्किश लैंग्वेज। सही है। ये सर ऐसा हुआ था एक्चुअली, मैंने ना जब से मैंने तुर्की के बारे में सोचना शुरू किया, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ इनका ऑफिस तुर्की में भी है। तो मैंने अप्लाई किया तो उसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव रेजिडेंस परमिट। सो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूँ तुर्की में। तो फिर उसने कोई मुझे रिस्पांस नहीं किया, तो मुझे इस वजह से मैंने फिर थोड़ी सी सर्चिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद आपकी काफी वीडियोस वगैरह मैंने देखी। तो तो फिर आप इसलिए ऐसा मैंने ये। करें, आप हम्म, टर्की के अंदर अगर 50K तक की प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आप सही उसके है। ऊपर रेजिडेंस परमिट ले लें। ठीक है। वंस यू विल रिसीव योर रेजिडेंस परमिट, उसके बाद अपनी ही कंपनी में आप इनको कहें, वो आपको स्विच कर देंगे फिर यहाँ। हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, सही है, मैं समझ गया आपकी बात, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि जो आपका डोमेन है इसमें रेफरेंस पे जॉब मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल, रीलोकेशन भी रेफरेंस पे ही होगी, मतलब कोई रीलोकेट रेफरेंस देगा तो शायद वो रीलोकेट करवा लें, आप ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली सही है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं अभी एक चीज ये जो है कि फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली, हम गए वहाँ पे 1 साल के लिए, हमने वहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस मिल गया, हमें 1 साल का टूरिस्ट रेजिडेंस, सॉरी। ठीक है। अब जी। हमने उसके बाद प्रॉपर्टी ले ली, हमें 2 साल का मिल गया रेजिडेंस परमिट। तो ये आफ्टर ऑल जब हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये 3 ईयर काउंट होंगे, या रेजिडेंस परमिट के बाद 2 साल काउंट होंगे? नहीं, ये ड्यूरेशन कैसे काउंट होगा? 3 इयर्स काउंट नहीं होंगे, ये 2 इयर्स ही काउंट होंगे। वंस यू विल रिसीव योर TRC विद द बी कैटेगरी, वहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, बी कैटेगरी मींस रेजिडेंस परमिट विद द प्रॉपर्टी और विद इमूवेबल बिजनेस और प्रॉपर्टी, समथिंग, राइट? इमूवेबल रेजिडेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, सही है। ओके सर। और अच्छा सर, ये चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अब ये इनिशियली प्रॉपर्टी पे 2 साल की रेजिडेंस परमिट इशू करते हैं, राइट? नहीं, 1 साल की भी मिलती है, 1 साल की भी मिलती है। इनिशियली जो पहली मिलती है ना, मोस्टली 1 साल हाँ, की मिलती है। वो जब हालात और मौसम कुछ अच्छा होता है ना, तो वो 2 साल की खुश होके दे देते हैं। और सही है। आजकल मौसम और हालात अच्छे नहीं है, तो सही है। ठीक। 1 साल की भी अगर मिल जाती है तो यू आर लकी। लेकिन इफ यू ठीक हैव है। अ प्रॉपर्टी, तो इट इज कंपल्सरी कि वो आपको रेजिडेंस परमिट दे देंगे अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू द करंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ में ठीक इनके है। साथ है। लाइक 1 ईयर या 2 ईयर जो भी उनका करंटली चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो दे देंगे, राइट? पहला पहला तो मोस्टली 1 इयर्स का ही होता है, 1 ईयर का होता है। सम सिनेरियो में इवन के ऐसा, प्रॉपर्टी परचेज के बाद भी? प्रॉपर्टी परचेज के बाद भी पहला आपको 1 ईयर का ही देते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर सूरत हाल अच्छी ठीक है होती है, सर। आप 2 ईयर का आपने अप्लाई किया, तो वो आपको दे भी देते हैं, 2 इयर्स का भी दे हम्म, देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ 1 ईयर का ही वो दे रहे होते हैं फर्स्ट। सेकंड, आप जब री अप्लाई करते हैं तो आप 2 ईयर का अप्लाई करें।
तो फिर वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई भी स्टूडेंट हम्म, अप्लाई करता है अपने लिए, तो अकॉर्डिंग हम्म, टू द कंप्लीट टेन्योर ऑफ एजुकेशन जो भी वो ले रहा है, लाइक जैसे 2 साल का कोई कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है, तो इस हम्म, बात की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं कि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 4 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाए एज ए स्टूडेंट। अच्छा जी। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट कोई रहता है 4 साल या 5 साल, तो क्या उसको भी ये कंसिडर कर लेते हैं सिटीजनशिप के लिए, या वो नहीं कंसिडर होता वो नहीं, इस वो चीज के लिए? कंसीडर नहीं होता। वंस ही विल कंप्लीट हिज एजुकेशन, ही मस्ट नीड टू गो बैक बैक टू हिज कंट्री। हाँ, ओके ओके ओके। ओके अच्छा सर, दूसरा ये इससे रिलेटेड ही था, ये लाइक फर्स्ट टाइम ओके रेजिडेंस परमिट इशू हो गया, हमारी प्रॉपर्टी वहां पे है, तो वो हर साल रिन्यू करते लेंगे, ये लाजमी है, या वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं? और अगर इन केस वो रिजेक्ट कर दें तो हमारी प्रॉपर्टी की क्या वहां पे रह जाएगी, हमारी लीगल वहां पे क्या होगी? दोस्त, अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ, अगर हम्म, आपकी इमूवेबल रेजिडेंस प्रॉपर्टी है तो आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको जब भी ठीक है। एक्सपायर होने वाला होगा, एक्सपायर होने से 2 महीने पहले आपने अप्लाई करना है और वो रिन्यू होके आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, जो भी सूरत हाल है, उनमें सबसे ज्यादा सिक्योर जो रेजिडेंस परमिट, जो टीआरसी मिल रहा होता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही होता है कि आप 100% श्योर होते हैं कि ये रिन्यू होता रहेगा। लेकिन सही। इफ इन केस के अगर कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन के यार आपको इस पे जॉब करना अलाउ नहीं है, समहाउ अगर आपको कोई जॉब करते हुए पकड़े गए, आपको डिपोर्ट करते हैं या आपका कार्ड कैंसिल कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी यहां से कहीं नहीं जाती, आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली सिक्योर है, वो आपके नाम पे है। सही है। हाँ। तो ठीक है। आप उस पे अगर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पे होती हैं, कोई फाइन आप पे लगता है, तो वो फाइन आपने पे ऑफ किया, या अगर कोई भी जो हम्म, भी आपको पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी पे करने के बाद आप दोबारा मतलब अपनी प्रॉपर्टी के आप ऑनर हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ सही है। से नहीं जा रही, अनटिल अनलेस के आप कंट्री के लिए थ्रेट ना हो। कोई सही है। कोई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप कोई मैसिव किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, या आपकी किसी किस्म की कोई ऐसी बाउंडिंग है किसी के साथ कि जो कौमी सलामती के लिए एक मसला है, तो इन सिनेरियोज के अंदर आपका ना सिर्फ टीआरसी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रेजिडेंस परमिट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, इवन कि अगर आपकी सिटीजनशिप होगी वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, उन सारी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट टेक ओवर कर जाएगी। सही है। ये मतलब कोई सीरियस एलिगेशन है तो फिर ही ऐसा होगा, नॉर्मली ऐसे नहीं होता मतलब। नॉर्मली इन रेगुलर सिनेरियो, एक हम्म, रेजिडेंस परमिट है आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो हर साल रिन्यू होता रहता है। इफ इन केस की ड्यू टू एनी रीजन आप अगर कहीं किसी बाहर मुल्क चले गए, फॉर एग्जांपल टर्की से आपने कहीं और किसी और कंट्री में गए, आपका रेजिडेंट परमिट एक्सपायर हो गया, अब आपको वीजा हम्म, लेके आना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही है, प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है सर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा ये सर, एक और क्वेश्चन है कि अच्छा फॉर एग्जांपल अब हम पाकिस्तान से हैं, तो जैसा आपने कहा कि फर्स्ट टाइम अब ये 1 ईयर का नहीं इशू कर रहे, तो अब लाइक मैं सऊदी अरेबिया से ट्रैवल करता हूँ, यहाँ से वीजा अप्लाई करता हूँ, यहाँ से तुर्की आता हूँ, तो वो उस पासपोर्ट के ऊपर कंसिडर करेंगे, पाकिस्तानी कंसिडर करेंगे, या वो सऊदीया से आया हूँ तो इस चीज को कंसिडर करते हुए वो दे देंगे फर्स्ट टाइम में रेजिडेंस परमिट 1 ईयर का, यार ये टूरिस्ट रेजिडेंस पासपोर्ट को परमिट? कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस स्पेशली इस्तांबुल में तो बहुत ज्यादा रिसेक्शन हो रही है। इस्तांबुल के अलावा और दूसरे जितने सिटीज हैं उनमें टूरिस्टिक टीआरसी कुछ लोगों का लग भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका रिजेक्ट ही हो रहा है, कुछ लोगों का सही है। टूरिस्टिक टीआरसी भी लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन वो सामने कौन बैठा है, किस मूड में आया है, ये उसी को पता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने इस चीज को लॉ बना दिया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई भी बंदा फर्स्ट टूरिस्टिक विजिट में यहाँ आएगा तो वो टूरिस्टिक टीआरसी उसको नहीं दी जाएगी। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। जैसे थर्ड वर्ल्ड हम्म, कंट्री से जो लोग आते हैं ना, देखे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से जो टूरिस्ट आता है ना, उसको तो वो टूरिस्ट ही है, उसको यहाँ जी रहने जी। की जरूरत भी नहीं है। अगर वो अपने कंट्रीज में नहीं भी रह रहे ना, और उनके पास हम्म, एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता रहता है उनको, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को। जी बिल्कुल। और जो सही।
डेवलप कंट्रीज हैं उनके उनको कहीं जॉब के लिए रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं, वो टूरिस्ट नहीं है, वो सारे वो हैं जिनको सही टूरिज्म के लिए वीजा दिया और वो यहाँ के सेट हो रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके आए होते हैं जो उनकी बहुत ही कम सेविंग होती है, लाइक जैसे $4,000, $5,000, $8,000, $10,000, इवन के $15,000-20,000 तक भी। $15,000-20,000 जो बंदा यहाँ लेके आता है ना, तो फर्स्ट जी जी। ट्रांजिशन के अंदर, इस हम्म, ट्रांजिशन में ही उसके आराम से $10,000 कहाँ चले गए ये पता ही नहीं चलता। सही है। दस हजार ठीक है। डॉलर खर्च हो जाते हैं उसमें। अब वो फिर क्या होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक यहाँ पे एक लाइबिलिटी बन जाता है। जॉब उसको मिल, अकॉर्डिंग टू द लॉ जॉब उसको मिल नहीं रही होती, टीआरसी पे वो जॉब कर हम्म, नहीं सकता, इलीगल जॉब लोग करना शुरू कर देते हैं। फिर मसला ये होता है जब जॉब्स नहीं मिलती तो क्राइम बढ़ता है। आप इनकी स्पीच है, ये इंटीरियर मिनिस्टर की, सलमान सोलुक करके नाम है इनका, आप उनकी स्पीच सही। जाके सुने, उनमें क्लियरली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को, कि जब जॉब्स नहीं होती तो क्राइम बढ़ता है। और दुनिया में सही। यही है, जिस कंट्री में आपने करप्शन, जिस कंट्री को आपने तबाह करना है ना, उस कंट्री में हम्म, आप करप्शन ले आए और इन्फ्लेशन ले बिल्कुल। आए, इकोनॉमी कोलैप्स कर दें, वहां सब सही कुछ बात। खत्म हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा बेइंतहा। सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो इन चीजों को अच्छा शिराज भाई, कंट्रोल। सॉरी, सॉरी, पॉइंट फोर से रिलेटेड मैं एक चीज भूल गया, सेकंड इसका पॉइंट भूल गया मैं। ये पॉइंट बस, मतलब एक बंदा 5 साल उसने प्रॉपर्टी ली, वहां पे 5 साल वो रेजिडेंस परमिट रिन्यू करवाता रहा, उसके बाद ये कंफर्म है सिटीजनशिप वो दे देते हैं, या उसके बाद भी चांसेस है रिजेक्ट होने के? और अगर कंफर्म देते ही हैं तो फिर वो डिफरेंस क्या है? ये 50,000, 75,000 और वो जो 4 लाख, इन्होंने वो दो कैटेगरीज रखी हुई हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आपस में? तो एक तो जो $4 लाख है ना, उसमें तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाता है राइट अवे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। 3 महीने के अंदर $4 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की, आफ्टर हम्म, 3 मंथ्स राइट अवे आप अपने पासपोर्ट आपके हाथ में होता है। लेकिन सही है। ये जो दूसरी हैं 75 और 50,000 की, 75 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, लाइक जैसे इस्तांबुल हो गया, अनकरा हो गया, बुरसा हो गया, इजमीर हो गया, इस कैलिबर के जी। जितने भी सिटीज हैं उनके लिए 75 मिनिमम। क्योंकि देखो ये जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन सारे सिटीज में वैसी प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरा ये कि वो यहाँ वो लोग चाहते हैं जिनकी जेब में नोट हो, सही बात। तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी लें, एक मिनिमम जिसके पास $75,000 जिसके पास होंगे, डेफिनेटली उसका कोई स्किल सेट होगा, कोई कैलिबर होगा, कोई उसकी कोई पर्सनैलिटी होगी, कोई कोई एक फाइनेंशियल स्ट्रीम्स होंगी उसके पास, तभी वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सही बात है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, वो और वेल सेटल ही है, वो कोई रिया खोर बंदा तो एग्जैक्टली नहीं है। exactly. और इसमें आफ्टर 5 इयर्स कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी है, जिसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको आप मेडिकली फिट हो, आपको कोई ऐसी डिजीज ना हो, और बेसिक 4-5 चीजें। ये तो मतलब आप 5 साल जब यहाँ रहते हैं तो आपको आ ही जाता है। लेकिन अगर आप सही। मतलब लैंग्वेज आपने इम्प्रूव कर ली तो मसला नहीं है, हो जाता है फिर 5 साल बाद। सही। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा सर, एक चीज ये एडवाइस करें कि प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर आ रहे हैं तुर्की में, तो जो पैसे हैं वो इन कैश लाने चाहिए या वो विद बैंक ट्रांसफर करने चाहिए? और दूसरी ये कि अगर कोई इन कैश ले आए तो ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये कहते हैं लाजमी बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही आने चाहिए पैसे? आप किसी भी मीन के थ्रू लेके आए, आपको अपने बैंक में ही यहाँ रख के उस जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका डॉलर में एक बैंक से सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप कैश कैरी कर सकते हैं, अपने साथ कैश लेके आ सकते हैं, तो आप कैश लाके आपको बैंक में ही डिपॉजिट करना है। और सही है। आप बैंक से सबसे ज्यादा सेव एंड सिक्योर ही होता है कि आप यहाँ आओ, रश ना करो, आप यहाँ आओ आराम से अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, एक्सप्लोर करो लोकेशंस, आपने कहाँ जाना है, कहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है। बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, बहुत बहुत सॉरी, बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, हर सिटी इसका बहुत खूबसूरत है।
आपने कहाँ, किस जगह, किस बजट में, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी है, देन आप डिसाइड करें। उसके बाद वंस डिसाइड हो जाए तो फिर आप इजली आराम से टाइम लेके आप प्रॉपर्टी परचेज कर लो। सही है। हाँ। ठीक है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप यहाँ आओ, आके अपना पहले विजिट में अकाउंट खोल लो। अकाउंट खोलने के बाद जो है वो दो बैंक है विदाउट किमलिक रेजिडेंस परमिट, विदाउट रेजिडेंस परमिट। दो बैंक है जो अकाउंट खोल देते हैं, एक ज़रात है, एक अल बरका है। सही है। तो ये जब हम एक बार निकल जाएंगे नेवी से भी आएंगे तो वो अकाउंट पुराना वैलिड रहेगा, वो नहीं एक्सपायर होगा? लाइक हम वहां से सॉरी, आ गए वापस। सॉरी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे गए हैं, हमने अकाउंट खोला और हम वापस आ गए। अब फिर दोबारा 6 महीने बाद, साल बाद हम वापस जाना चाहते हैं तुर्की, तो वो अकाउंट हमारा वैलिड रहेगा, वो एक्सपायर हुआ या वो इनवैलिड वैलिड तो नहीं रहेगा, होगा? वैलिड रहेगा। उसमें जो भी पैसे आपने रखे हुए हैं वो रहेंगे उसमें पैसे, वो वैलिड रहेगा, कोई हाँ, दिक्कत ये एक अच्छी ऑप्शन है कि बंदा वहां पे आए अकाउंट खोल के। लाइक जिस तरह मेरा प्लान है कि 1-2 साल तक रिक्रिएट होना है, तो अभी अकाउंट खोल के जो सेविंग है वो ट्रांसफर करता रहे बंदा अकाउंट में, और जब दोबारा एग्जैक्टली। है तो उसी अकाउंट से मतलब वो ट्रांजेक्शन कर ले। एग्जैक्टली, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ठीक है इस सर, दौरान ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आपके पास हम्म, जो यहाँ अमाउंट अवेलेबल होगा, आप अपना टोकन मनी देके उसको बुक कर लो अपने लिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छी, बिल्कुल अच्छी सजेशन है आपकी। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज ये है कि अगर विद मैं आना चाहता हूँ, लेकिन इनिशियली मेरा प्लान आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। क्या हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा प्लान है विद फैमिली आना चाहता हूँ, लेकिन इनिशियली मैं मतलब खुद आ जाऊं और वहां पे आके कोई देख के, लाइक प्रॉपर्टी वाला लेके वहां पे सेट होके फिर मैं बाद में अपनी फैमिली को बुलाना चाहूँ परमानेंटली। तो अब जैसा मैंने आपकी पुरानी वीडियो में देखा है कि आपको लाजमी प्रॉपर्टी देते हुए अपनी फैमिली मेंबर को मेंशन करना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होंगे। तो लाइक अब फैमिली मेरे साथ नहीं है, फैमिली को मैंने बाद में बुलाना है, तो उस टाइम तो मैं उनका मेंशन कर नहीं सकता, तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है और आपने पूरी फैमिली का प्रॉपर्टी में नाम लिखवाना है तो एक पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम पे टर्किश एम्बेसी से बनवा लीजिएगा, जिसमें आपके कंप्लीट फैमिली मेंबर्स आपके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी देंगे। जब आप यहाँ आएंगे और प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो टर्किश डॉक्यूमेंट जो पावर ऑफ अटर्नी का होगा वो आपको साथ लगाना होगा। अपनी तमाम तर फैमिली के पासपोर्ट की कॉपी आपको साथ लगानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन। आप, ठीक है सर। हाँ, वो पासपोर्ट की कॉपी आप लगाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली का अंडर 18 जितने लोग हैं उन सबका नाम इसमें आ जाएगा। अबव 18 का नाम आप नहीं डलवा सकते अनटिल अनलेस के वो आप पे डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंसीज मेडिकल ग्राउंड पे अगर कोई है कि जी वो डिपेंडेंट है, उसका कोई हो नहीं सकता, कुछ मसला नहीं हो सकता कोई, अब वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो फिर आप उनको मेंशन कर सकते हो। वरना अगर माशाल्लाह सेहतमंद हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो 18 अभी अबव होते हैं वो माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि उनको इनिशियली वो लेटर बना के ले आए और जब प्रॉपर्टी लें तो उनका नाम मेंशन कर दें। इन केस हम Exactly. नाम मेंशन नहीं करते, तो जो पुरानी वीडियो से मैंने देखा है कि वो मतलब टूरिस्ट पे ही आ सकते हैं, वो रेजिडेंस के नहीं होंगे, राइट? जी, वो टूरिस्टिक टीआरसी उनको मिलती रहेगी, क्योंकि टूरिस्टिक टीआरसी के लिए भी ये बात जरूरी होती है कि आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ क्या है। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक होता है ना वो ये होता है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी भी अप्लाई करते हैं विद योर ओन प्रॉपर्टी, कि जी वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या वाइफ की प्रॉपर्टी है या फादर की प्रॉपर्टी है, और बच्चे, वैसे तो अगर अंडर 18 है तो माँ बाप किसी एक का भी हो तो बच्चों का काफी हद तक कंसीडर हो जाता है कि जी माँ बाप का नामा अंडरटेकिंग हो तो बच्चों का हो जाता है, बच्चों का मसला नहीं होता। मीन्स कि प्रॉपर्टी अगर अपनी है हस्बैंड की या वाइफ की, और वाइफ कोई भी स्पाउस की है और स्पाउस अप्लाई कर रहा है ना, तो वो इजिली उनका हो जाता है, मसला नहीं होता। सही है, ठीक है। अच्छा सर, बच्चों के लिए एजुकेशन का मतलब, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, लाइक सबसे जो बड़ी बेटी है वो 7 ईयर की है, तो बच्चों के लिए कितना मुश्किल है वहाँ पे? जो जाहिर है, मैंने जो आपकी वीडियोस देखी हैं कि वो जो इंग्लिश स्कूल है वो तो बहुत हाईली, मतलब फीसेस बहुत ज्यादा है, वो तो शायद मुश्किल होगा शुरू में इनिशियली अफोर्ड करना। तो जो तुर्किश स्कूल है उनमें कितना एक मुश्किल होता है उन बच्चों का वहाँ पे सरवाइव करना? लाइक लैंग्वेज तो जाहिर है उनको नहीं आती, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है या थोड़ा बहुत है, मैनेज हो जाता है थोड़ी बहुत वो? लाइक इस तरह हमारे यहाँ पता है पाकिस्तान में कॉलेजेस में होता है, कुछ इंग्लिश उर्दू मिक्स चलती है, तो कुछ ना कुछ इंसान समझ जाता है। आपका जो सबसे बड़ा बच्चा या बच्ची 7 ईयर्स के हैं, सबसे हम्म। बड़ा 7 ईयर्स का है ना, जी जी बिल्कुल। तो यू डोंट नीड टू वरी, आप उनको स्कूल भेजना वो खुद करके सीख जाएंगे।
ठीक है सर, सही। हाँ वैसे मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी क्लासेस ली थी, वो वीडियोस देखी थी, तो बड़ा इजी वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मरहबा, और लाइक काफी ज्यादा मैचिंग भी है हमारे साथ वो कुछ वर्ड्स की। बेसिकली उर्दू तो कोई ओरिजिन लैंग्वेज नहीं है। उर्दू तो खुद वो बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर है, लाइक अरेबिक है, पर्शियन है, टर्किश है। बहुत सारे वर्ड हैं, जो कुछ कुछ वर्ड्स टर्किश हैं, कुछ इंग्लिश हैं, कुछ पर्शियन है। अगर आप प्योर उर्दू भी बोल रहे हैं तो आजकल तो ये उर्दू इतनी मॉडर्न हो गई है कि उर्दू में उर्दू के वर्ड कम होते हैं, इंग्लिश के ज्यादा होते हैं। सही है। ठीक। तो अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लाइक वहां पे प्रॉपर्टी ले ली, वहां पे रेजिडेंस परमिट मिल गया, ठीक है, अब वहां पे कुछ भी कर सकते हैं या कुछ लिमिटेशन है? कुछ भी करने से मतलब ये लाइक कि कोई शॉप डाल ली, दुकान बना ली, या वहां पे लाइक कि कोई गाड़ी ले ली, ये सिर्फ फूड डिलीवरी वगैरह होते हैं, या ये जो आइटम्स वगैरह डिलीवर करते हैं वो गाड़ी लेके उनके साथ लगा ली, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, या वहां पे इसकी कोई लिमिटेशन है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आपने प्रॉपर्टी लेके रेजिडेंस परमिट ले लिया तो आप रह सकते हैं, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भी किसी की भी किस्म का कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा, उस बिजनेस का वर्क परमिट लेना होगा, कि जब तक आप बिजनेस को रन कर रहे हैं उस वक्त तक आपने वर्क परमिट पे ही रहना है। वंस आप अपनी कंपनी को स्टॉप कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, तो फिर आप वापस अपने रेजिडेंस परमिट पे स्विच हो सकते हैं। वर्क परमिट के एक्सपायर होने से 2 महीने पहले आपने वापस स्विच होना है अपने रेजिडेंस परमिट के ऊपर, जो बेस्ड अपॉन योर प्रॉपर्टी था। लेकिन आप वर्क परमिट पे हो या इमूवेबल रेजिडेंस परमिट के ऊपर हो, प्रॉपर्टी के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बी कैटेगरी में, ये सारे 5 इयर्स में आपका काउंट होगा। ठीक है सर, ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन करने लगा था, आपने खुद ही मुझे आंसर दे दिया है। अच्छा तो मतलब ये है कि मैं, ठीक है, ये तो बहुत पॉइंट क्लियर हुए। मैं तो सोच रहा था कि रेजिडेंस परमिट मिल गया है तो बस खलास जो भी करें वो, अब आप समझ लीगल हो गया, तो वो मतलब वो जस्ट रेजिडेंस परमिट है ना, कि आपका बिजनेस है किसी और चीज का है। लाइक अगर शॉप बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अगेन यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी और दीज थिंग्स नीड टू फॉलो, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो जॉब भी तब कर सकते हैं जब जॉब देने वाला आपको वर्क परमिट दे रहा है, अदरवाइज रेजिडेंस एग्जैक्टली, परमिट भी जॉब भी लाओ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, यकीन करें ये तो आपने जितने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मुझे ना, ये तो पता नहीं मैं 500 वीडियोस भी देख लेता तो इतना क्लियर मुझे ये पॉइंट नहीं था होना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा इसके अलावा सर ये है कि इससे रिलेटेड मेरे ज़हन से क्वेश्चन था, निकल गया है, क्या क्वेश्चन था? आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए आपके। आपने माशाल्लाह अच्छा किया था, ये आपने 9 क्वेश्चंस लिख के आपने सेंड कर दिए। पढ़ तो मैंने हम्म। लिए थे, लेकिन मैं यही सोचा था कि आप पूछते जाएंगे, मैं जवाब देता रहूंगा उसके ना। तो जी जी बिल्कुल। और इस ऑडियो, क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा इन क्वेश्चन से। जी जी बिल्कुल, ये सर यकीन करें, मैंने ये क्वेश्चन ना, मैंने बहुत सी वीडियोस देखे ना, तो मुझे कहीं से भी इनके आंसर नहीं मिले। मतलब होंगे कुछ ऐसे टच करके किसी पॉइंट को शायद से गुजर गया है, लेकिन एग्जैक्टली इतनी डिटेल में उसका आंसर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये जो, मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि बस रेजिडेंस परमिट मिल गया है, आप आराम से जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने बहुत ज्यादा क्लियर किया कि ये इस तरह से नहीं है, मतलब लाजमी ये पर वर्क परमिट या बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, बिजनेस फॉर एग्जाम्पल एक शॉप बंदा बनाता है, छोटी सी शॉप बनाता है, वेजिटेबल की, कपड़े की, किसी भी चीज की, तो अब भी वही कंडीशंस हैं जो कंपनी बनाने की कंडीशंस हैं, कि आपने लाजमी एक अकाउंटेंट रखना है, ये लाजमी कंडीशंस हैं? 100%। अच्छा, एक अकाउंटेंट लाजमी रखना है, बाकी कोई नहीं है, एक अकाउंटेंट लाजमी रखना है आपने बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एक अकाउंटेंट तो आपके अब कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा रखे ना रखें, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जी। ठीक है। अच्छा, आप ये अगर बंदा आए प्रॉपर्टी के बजाय डायरेक्ट बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है या प्रॉपर्टी वाली ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? लाइक शॉप, लाइक मैं आपको सिंपली जो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे बंदा किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे शॉप नहीं है, ये वेजिटेबल की इस चीज की, बंदा शॉप बना ले या ग्रोसरी स्टोर बना ले, तो इस चीज की ये ज्यादा बेहतर है या प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? ये आपके अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप में हम्म। इतना पेशेंस है, आप में इतना कंसिस्टेंसी है, तो बिजनेस डेफिनेटली, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कमा के देगा।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो वो करते हैं जो अपने जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस बिजनेस का सेटअप है, या जिनका कोई प्रॉपर एक स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम है। बस वो ये चाह रहे हैं कि यार एक पीसफुल और लवली लोकेशन पे एक अकोमोडेशन हो, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सही। रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, अपने कहीं कोई कोई सेटअप बिल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बिजनेस। बट बिजनेस के लिए ठीक है। बहुत ज्यादा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट रिसर्च आप बस ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और आपका फोकस ये होगा कि यार मैंने अपने आप को यहाँ सेट करना है, बिजनेस सेकेंडरी होगा, तो आपका फोकस, क्योंकि बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप बिजनेस में एडजस्ट हो नहीं सकोगे। आपको बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है बिजनेस में। सही है। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, एक लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी ले लेते हैं और डिलीवरी वालों के साथ लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही है कि यहाँ पे आपने आजमी कामा आपका उस कंपनी के नाम पे होगा, जिसको आप शायद वहाँ पे गैम्बलिंग कहते हैं, यहाँ पे कामा कहते हैं। तो वो उस कंपनी के नाम, लोग क्या करते हैं गाड़ी अपनी ले लेते हैं और उनके साथ पर डिलीवरी पे डिसाइड कर लेते हैं कि पर डिलीवरी आपको हम इतने पैसे देंगे। लेकिन वो उनको लीगल करने के लिए करते हैं क्या, अपनी उनको ट्रांसफर पे ले लेते हैं, बाकी सारा कुछ गाड़ी उनकी होती है, कितना वो कमाते हैं कितना नहीं होता वो उनका होता है। तो क्या तुर्की में ऐसा कॉन्सेप्ट है डिलीवरी के साथ कि बंदा अपनी गाड़ी लेके इस तरह कोई किसी डिलीवरी के साथ स्टार्ट कर सकता है बिजनेस, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है वहाँ पे? यार बिजनेस तो बहुत सारे हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा, आपको खुद जो भी आपका टारगेट बिजनेस है उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ऑन ग्राउंड के ऊपर उतर के। नहीं बिजनेस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है जो डिलीवरी सर्विसेज दे रही है, तो बहुत है आप यार, बहुत जस्ट, है। बहुत हाँ तो कंपनीज मैं है जो जस्ट एक डिलीवरी गाड़ी सर्विसेज लेके, देती है। मैं जस्ट एक गाड़ी लेके उनके साथ लगा लूं और वो मुझे वर्क परमिट दे दें, लाइक जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रांसफर ले लेते हैं। एक्सपेंसेस जो बंदा खुद बियर करता है, जो भी इंश्योरेंस है काम है जो भी, वो खुद बियर करता है। कंपनी जस्ट उसको लीगल करने के लिए उसको अपना कामा बना देती है और वो अपने इस पे कर रहा होता है। तो ऐसा कंसेप्ट है तुर्की में कि बंदा अपनी गाड़ी ले ले किसी डिलीवरी सर्विस के साथ, गाड़ी लगा ले और वो उसको वर्क परमिट दे दे ताकि वो काम के लिए लीगल हो जाए, और बाकी एक्सपेंसेस अपने खुद वो बियर करता है, इंश्योरेंस और नहीं एक्स्ट्रा यार, जो चीजें मेरी हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है यार, सॉरी, मेरी नॉलेज सही है। ठीक है। ठीक है शिराज भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है। तो थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपने टाइम दिया, आपने गाइड किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। में। आमीन। और जैसे कि कॉल रिकॉर्डेड है, आपको तो पता ही ठीक है, है। तो जी विद जी योर जी, कोई परमिशन मसला मैं नहीं। इसको लाइव कर दूं। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं है ये, बल्कि मेरा पर्पज ये था कि चलें और भी बहुत सारे लोगों के माइंड में होंगे क्वेश्चन तो उनको भी पता लग जाएंगे। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन तैयार किया था। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। यू आर वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक्स सर, ओके हाफिज।